तो इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या गिवन है, एक रिंग टाइप गिवन है, इसमें से क्वार्टर पोर्शन रिमूव कर दिया गया है ना। इसकी रेडियस कैपिटल आर गिवन है, इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा के इक्वल गिवन है, प्लस चार्ज है ये। अब इसकी वजह से पूछा जा रहा है कि अपने को फाइंड आउट करना है फील्ड एट सेंटर, यानी इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास एक तो फॉर्मूला डायरेक्टली अपने को पता है कि अगर कोई भी आर गिवन है तो आर के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो पहले मैं डायरेक्टली इसको फॉर्मूले से कर रहा हूँ। तो इसका एंगल जो बाई सेक्टर होगा वो ऑब्वियसली ये होना चाहिए। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और ये एंगल कितना सबटेंड करेगा ये भी देख सकते हैं। तो जो एंगल सबटेंड करने वाला है ये आ जाएगा अपने पास 3 × 90 डिग्रीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 2k λ/r इंटू साइन θ/2। सेंटर पर ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं k λ/r। अब मैं क्या करता हूँ कि थीटा को मैं इस तरीके से लिखता हूँ 180 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो हो जाएगा ये साइन π/2 प्लस π/4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2k λ/r, और ये हो जाएगा हमारे पास cos π/4। cos π/4 की वैल्यू 1/√2, तो आंसर आ जाएगा √2k λ/r के बराबर। ठीक है, डायरेक्शन तो अपने को दिख ही रही है। तो ये तो एक तरीका होगा, डायरेक्टली मैंने थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इस फार्मूला के अंदर, तो वहाँ से अपने को डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका हम लोग ऐसे देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक के लिए डिवाइड करता हूँ। पहले ये वाले पोर्शन के लिए देखता हूँ, तो ये हाफ सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2k λ/r, डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। फिर मैं इस जो बचा हुआ क्वार्टर सर्कल है इसकी वजह से देखता हूँ, तो इसकी वजह से दो कंपोनेंट आते हैं, एक इस डायरेक्शन में ये आ जाएगा k λ/r के बराबर, और एक इस डायरेक्शन में आएगा, ये होगा अपने पास k λ/r। तो नेट अपने पास मिलेगा इस डायरेक्शन में k λ/r और इस डायरेक्शन में k λ/r के बराबर। तो यहाँ से जो नेट वेक्टर सम आने वाला है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा √2 टाइम्स k λ/r के बराबर। इस तरीके से भी अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास एक अरेंजमेंट गिवन है, जिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर एंड सेमी सर्कुलर वायर। ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर है, उस पर जो चार्ज डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी दिस इज प्लस लैम्डा, और जो सेमी इनफाइनाइट वायर है इस पर है माइनस लैम्डा के बराबर। और आपसे पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इसमें भी सिमिलर वही करना है जो अपने को जो फॉर्मूले पता है सिर्फ उन्हीं का यूज़ करना है। तो एक मैं सेमी सर्कुलर की वजह से देख लूँगा और इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से देख लूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना आता है। तो सबसे पहले देखते हैं सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2k λ/r। ठीक है, अब देखना होता है अपने को इस वायर की वजह से, इसकी वजह से तो आ गया। ठीक है, अब इस वायर की वजह से देखें कितना आएगा। ठीक, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसके इस पॉइंट पर है, तो मैंने इसके लिए डायरेक्टली आप लोगों को बताया था कि इस वायर की वजह से ये डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर कैपिटल आर है। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव होता तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होता और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होता, लेकिन नेगेटिव है तो इसके कंपोनेंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो अभी ये कितना लिख सकता हूँ मैं, एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, दिस इज इक्वल टू k λ/r, और एक कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, दिस इज ऑल्सो k λ/r। तो इस सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर दो कंपोनेंट है, एक इस डायरेक्शन में, ये नेट कितना हो जाएगा 2k λ/r, और ये k λ/r ये हो जाएगा अपने पास 3k λ/r, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा ये k λ/r। इन दोनों का रिजल्टेंट अपने को फाइंड आउट करना है, तो ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो E को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो k λ/r तो कॉमन है इसमें, अंडर रूट यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर 1,
और इसमें से के लैम्डा बाई आर कॉमन लूँगा 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर हो जाएगा √10 के लैम्डा अपॉन आर। ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है कि नहीं। और यहीं पर अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जाती तो डायरेक्शन भी लिख सकते थे। जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस से पूछा जाए या वाई एक्सिस से पूछा जाए तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ ये आपसे पूछा जा रहा है दिस इज एंगल थीटा, कि एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है ये थीटा, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली टेन थीटा कितना लिख सकता हूँ, ये कंपोनेंट वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर से के लैम्डा बाई आर कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/3। तो यहाँ से जो थीटा मिलेगा tan इनवर्स 1/3, ठीक है। इस तरीके से अपन लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ठीक है। जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूँ इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ये इंपॉर्टेंट वापस से एक फॉर्मूला रहेगा, तो इसको डिराइव करेंगे अपन लोग। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक डिस्क रखी हुई है, ठीक है ना। अब डिस्क रखी हुई है और इसकी जो रेडियस है वो आर है। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, ध्यान रखना जब मैं रिंग की बात करता हूँ तो ऑब्जेक्ट एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, तो उसकी लेंथ के ऊपर यानी उसकी सरकमफेरेंस के ऊपर ही चार्ज होगा। एंड इन दिस केस द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एरिया, जो भी सरफेस है उतने एरिया पर जो भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिग्मा। तो यहाँ पर जो सिग्मा है, सिग्मा के बारे में लिख देता हूँ, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है कि नहीं। और ये होती क्या है, इसको निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, इसका मतलब होता है कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द एरिया, ठीक है, कैन बी रिटन एज Q इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इसको अपन लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मुझे अगर एरिया पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, तो वहाँ से डायरेक्टली मैं Q लिख सकता हूँ, Q कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू ए। क्लियर है कि नहीं, जो वही कॉन्सेप्ट है जो अपन लोगों ने पहले सेंटर ऑफ मास वाले केस में पढ़ा था, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आएंगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस एरिया, एंड अनदर वन इज चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, ठीक है कि नहीं। अब इस डिस्क की वजह से अपने को फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट P है और यहाँ से ये जो डिस्टेंस गिवन है दिस इज इक्वल टू x, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ के लिए मैं वापस से इंटीग्रेशन का यूज़ करूँगा। मैं क्या करता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं एक छोटी सी, मान लेते हैं ये एक स्मॉल रेडियस r का एक यहाँ पर एक रिंग कंसीडर करता हूँ, है ना, क्योंकि रिंग के लिए डायरेक्टली इसकी एक्सिस पर डायरेक्टली मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैंने एक dr विड्थ की एक रिंग कंसीडर की, ठीक, ये r है हमारे पास, यहाँ से r है, और ये जो विड्थ आपने ली है दिस विड्थ इज dr, ठीक है कि नहीं। तो इस रिंग की वजह से इस पर मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आता है, मान लेते हैं ये dE के बराबर, ठीक। तो लिख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डीई लिखा है, डीई कैन बी रिटन एज, इसके लिए डायरेक्टली मुझे पता होता है ये कितना होता है K इंटू क्यू यहाँ पर लिख सकता हूँ डी क्यू, क्योंकि इस रिंग पर चार्ज मैंने कितना माना है डी क्यू के बराबर, डी क्यू इंटू ये डिस्टेंस अपने पास x गिवन है अपॉन, अब इसे मुझे चाहिए रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इसकी पावर 3/2। तो यहाँ पर डी क्यू कितना होगा उसके लिए देखो, जैसे मुझे पता है कि इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर, सिग्मा। सिग्मा का मतलब है कि यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर चार्ज कितना है यहाँ पर, सिग्मा, ठीक है।
अब देखना होता है अपने को कि ये जो आपने एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है इसका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो यहाँ पे डी क्यू को मैं लिख सकता हूँ, डी क्यू कैन बी रिटन एज, ये हमारे पास चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डी ए। डी ए कितना हो जाएगा, इसकी जो सर्कुलर लेंथ है जो हमारे पास पता ही है कितनी आएगी इसमें, 2 पाई आर के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू विड्थ, यहाँ पर डी आर ले रखी है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, और सिग्मा इसमें पहले से ही था तो इंटू सिग्मा। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 2 पाई आर इंटू सिग्मा इंटू डी आर, ये हमारे पास डी क्यू आ गया। तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो हो जाएगा अपने पास k इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर तक इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इसमें जितनी भी रिंग्स हैं वो सबका इफेक्ट इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो इसमें जो हमारे पास कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को मैं बाहर कर देता हूँ। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, 2 पाई के इंटू सिग्मा इंटू एक्स, भी यहाँ पर कांस्टेंट है, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू, अब इसको मैं लिखता हूँ जो हमारे पास वेरिएबल आर, ध्यान रखना वेरिएबल है ये, क्योंकि आर को हमने वेरिएबल माना है, आर को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो ये हो जाएगा आर इंटू डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज, इसको सिंपली क्या कर देना है, इंटीग्रेट दोनों तरफ। अब आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, आर विल वेरी फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, तो ये 0 टू ई। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई इक्वल टू 2 पाई के सिग्मा इंटू एक्स इंटू, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चाहे तो इसको यहाँ पर वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं के की मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और लिमिट है 0 टू कैपिटल आर। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर स्मॉल आर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करके देखूँ तो आर का फंक्शन बनेगा, तो आर को सिंपली आर का फंक्शन मिलेगा, इसमें आर अवेलेबल है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू नया वेरिएबल मान लेते हैं टी। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो 2r इंटू डी आर कैन बी रिटन एज डी टी। तो ये अपन लोग r इंटू डी आर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज ई इक्वल टू, ध्यान रखिए इसको मैं हटा दूंगा तो ये कितना 2 टाइम्स ला जाएगा, ये बचेगा ये सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, अब ये r इंटू डी आर कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन 2, तो 1/2 इस 2 को मैं बाहर ले रहा हूँ, तो डी टी अपॉन यहाँ पर मिलेगा अपने पास ये जो बचेगा ये हमारे पास t की पावर 3/2। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है, लिमिट इसको बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और आप चाहते हो इसको तो आप यहीं की लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। ध्यान रखना कि अब यहाँ पर r की लिमिट नहीं आएगी, इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t है। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पर t की लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक तरीका यहाँ पर t की लिमिट देखो कि जब r इक्वल टू 0 है तो t कितना था, जब r इक्वल टू कैपिटल R है तो t कितना था, तो यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बाद में ही सब्स्टिट्यूट करूँगा r के टर्म्स में लाने के बाद। तो अभी इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t ऊपर जाएगा तो -3/2, एक पावर इसमें ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये t की पावर -1/2 अपॉन -1/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन इसका।
ठीक। ये तो इसको मैं लिख सकता हूँ, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और टी की ये 1 अपॉन रूट टी हो गया, तो 1 अपॉन रूट टी। यहाँ से मैं देखूँ तो रूट टी कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, जो आपने माना था उसको वापस मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और लिमिट यहाँ पर स्मॉल आर की रख रहा हूँ, तो 0 टू कैपिटल आर, ये हमारे पास इसकी लिमिट हो जाएगी। तो लिमिट को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो माइनस सिग्मा इंटू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा कैपिटल आर के बराबर, आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस, अब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा आर की वैल्यू 0, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, मैं इसमें माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, याद रखना बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम एक डिफरेंट फॉर्मेट में देखेंगे। मैं वापस से इसको यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक डिस्क थी। ठीक है, ये डिस्क है, इस पर इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दिस इज डिस्क, याद रखना। अब यहाँ से सेंटर से मान लेते हैं पी पॉइंट है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक, तो इसके लिए इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है, वो कितनी वैल्यू ये अपने को पता है। ठीक है, ई की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो कितना याद आ रहा है, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि यहाँ से ये हमारे पास कैपिटल आर है और ये एक्स है, यार यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करता हूँ इस पॉइंट पर, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये क्या मिलेगा अपने को, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री होगा। ठीक, ये x है, ये r है, और ये कितना मिलेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं मानता हूँ कि अगर ये एंगल फाई है, तो यहाँ से मैं अगर cos फाई लिखना चाहूँ तो cos फाई कैन बी रिटन एज x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को मैं एक डिफरेंट तरीके से क्या लिख सकता हूँ, ये हमारे पास अल्टीमेटली है क्या, cos फाई, तो E कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos फाई। तो मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में याद रखना बेहतर समझता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि यहाँ इस वाले फॉर्मूले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कब भूल जाते हैं, याद नहीं रहता कभी कि यहाँ पर आर है या एक्स है। ठीक है, तो ऐसे कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए अगर ये वाला फॉर्मूला याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस फाई, फाई के यहाँ पर कि इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये रेडियस इसकी। ठीक है, ये हमारे पास फाई है, यहाँ से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये वाला, तो ये हमारे पास फाई है, इसको याद रखना है। अब इसका स्पेशल केस देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगी, ठीक है, जैसे मैं रेडियस को इंक्रीज करूँगा, ये इंक्रीज कर चली जाएगी, वैसे वैसे ये एंगल होगा। ठीक है, जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये एंगल भी लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, जैसी रेडियस आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगी, उस केस में जो एंगल सबटेंड कर रहा है द फाई विल टेंड टू 90 डिग्रीज। ठीक है ना, 90 डिग्री को टेंड करेगा। जब 90 डिग्री को टेंड करेगा इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली कि जो डिस्क है, दिस इज जो शीट है हमारे पास, वो इन्फाइनेटली लार्ज है। तो उस केस में जो फाई हो जाएगा, फाई को अपन लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू टू अ इन्फाइनेटली लार्ज शीट। ठीक है, तो स्पेशल केस अपन लोग यहाँ इसका यहीं पे लिखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड
strength due to uniformly charged infinite sheet. तो इनफाइनाइट शीट के लिए मैं बोल सकता हूँ तो फाई कैन बी रिटन एज 90 डिग्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस फाई, क्योंकि यहाँ पर कॉस फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बोल सकता हूँ ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट शीट। ये अपने को याद रखना है, ठीक है, ऑलवेज। तो यहाँ से देखने वाली बात क्या है कि जैसे कोई भी एक इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं कि जो स्क्रीन है ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक एक्स वाई प्लेन नहीं, जेड प्लेन के अलोंग एक शीट रखी हुई है ना, ऊपर की तरफ आती हुई शीट रखी हुई है, इस तरीके से इन्फाइनेटली लार्ज शीट है, ध्यान रखना, ठीक। और ये चार्ज, ये वायर नहीं, ये शीट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना, ठीक। तो अगर यहाँ से कोई भी पॉइंट देखूँ तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब यहाँ से देखने वाली बात ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है। डिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज सेम आने वाला है, ठीक है, इनफाइनाइट लार्ज शीट के लिए। चाहे यहाँ पर इसके बिल्कुल पास में देखूँ तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, अगर कहीं यहाँ पर देखूँगा तो इसकी वजह से भी इतना ही आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, जब तक कि ये शीट इनफाइनेटली लार्ज है, ठीक है। लार्ज का मतलब है कि जो ये डिस्टेंस है दिस इज मच लेसर देन द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं है, वो एक फाइनाइट डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस है, उस केस में ये ऑलवेज इतनी आने वाला है और ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। अगर यही ये प्लस सिग्मा मैंने लिया था, अगर ये माइनस सिग्मा लेता तो ये डायरेक्शन इसकी बदल जाती, ठीक है ना, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाती, ठीक, जो सारी की सारी डायरेक्शन थी, ठीक। इस तरीके से अपन लोग देख सकते हैं। तो जैसे अपन लोगों ने डायरेक्टली यहीं से सॉल्व कर लिया इसके सॉल्यूशन से, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इनफाइनेटली लार्ज शीट के लिए आप एक, हम लोगों ने जो एलिमेंट कंसिडर किया था इस केस में, कहाँ गया ये एलिमेंट, ये जो एलिमेंट कंसिडर किया था ये, ठीक है, तो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, और यहाँ पर जब मैं इन्फिनिट शीट के लिए करूँगा तो आर को इन्फिनिटी रख दूंगा, है ना, जो लिमिट है यहाँ पर इन्फिनिटी तक आप कर दोगे तो यहीं से डायरेक्टली आपको मिल जाएगा इन्फिनिट शीट के लिए। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अल्टरनेट तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, अल्टरनेट, इसको मैं और कैसे तरीके से देख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है ड्यू टू अ लार्ज शीट, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लार्ज शीट, ठीक। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक, और इधर हमारे पास जेड एक्सिस है, ठीक। एक सीट है जो वाई जेड प्लेन के अंदर रखी हुई है, मान लेता हूँ कि एक सीट का थोड़ा सा पोर्शन में शो कर रहा हूँ क्योंकि इनफाइनाइट सीट को मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकता, है ना, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा पोर्शन कर रहा हूँ। ये इधर भी इन्फिनिटी जा रही है, 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 हर जगह ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, ठीक है ना, इस तरीके से हर एक डायरेक्शन में। अब देखो ध्यान रखना कि ये जो शीट आपने ली है वो वाई जेड प्लेन के अंदर है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर अपने को चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है इसकी वजह से। तो मैं क्या करता हूँ कि आप कोई भी इसमें एक एलिमेंट कंसिडर कर ले, जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ से ये हमारे पास ये वाई एक्सिस है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर गया मैं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये जेड डिस्टेंस हुई, और यहाँ से मैं एक एलिमेंट कंसिडर करूँगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो एक ये जो एलिमेंट आ रहा है ये इन्फाइनेटली लार्ज वायर हो जाएगा, ठीक है। इन्फाइनेटली लार्ज वायर के लिए अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन लोग डी ई कैलकुलेट कर लेंगे। डी ई कैलकुलेट करने के लिए ये डिस्टेंस आपने एक्स ले रखी है, ये जेड ले रखी है, अब यहाँ पर जेड के टर्म्स में इंडिकेट कर देंगे क्योंकि जेड एलिमेंट इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के लिए चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक के लिए, ठीक है।
चला जाएगा ये, तो सारे के सारे एलिमेंट कंसिडर हो जाएंगे। करने का तरीका क्या है कि हर एक एलिमेंट की वजह से ये डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अपन लोग दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक अलोंग दी एक्स एक्सिस, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा, तो ये मिलेगा अपने को डी ई कॉस थीटा। अब देखो, क्योंकि इस एलिमेंट की वजह से अगर ध्यान से देखो, आप इसको विजुलाइज करके देखो, जैसे वर्टिकल एक सीट रखी हुई है, ठीक है, तो एक वर्टिकल डायरेक्शन में ये एलिमेंट जो मिलेगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इस पॉइंट पर देखूं तो ये जो ट्राइंगल मिल रहा है अपने को, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो आने वाला है ये कौन से प्लेन में आएगा, सोच सकते हैं कि नहीं, एक्स और जेड प्लेन में ये कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा और जेड एक्सिस के लॉन्ग आएगा, ठीक। मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन है ये, ठीक। ध्यान रखना कि ये जो एंगल है जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन है और ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि 3D में शो कर रहा हूँ इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आप विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। तो आपने एक कंपोनेंट किया इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वो आ गया आपके पास डी ई कॉस थीटा। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में करेंगे, ये आ जाएगा अपने पास डी ई इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से एक एलिमेंट अगर मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ तो इसकी वजह से ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला एडापोजिट आ जाएगा। तो फाइनली जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो इंटीग्रेशन में सिर्फ एक्स एलिमेंट वाला कंपोनेंट आएगा, ठीक है, ये जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट नहीं आएगा। अब सिंपली वायर की वजह से निकाला, एलिमेंट की वजह से निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना, और थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर देंगे, -90 डिग्रीज टू +90 डिग्रीज। जैसे जेड एक्सिस पर अगर मैं देखूंगा कि जेड एक्सिस इधर होना चाहिए इन्फिनिटी के लिए, इधर जेड -∞ हो जाएगा, ठीक, और +∞ तक जाएगा। तो एंगल जो सपेंड करेगा ये -∞ टू +∞ तक हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसको इंटीग्रेट करके अपन लोग कर सकते हैं। मैं इसके लिए इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा, आप लोग खुद करके ट्राई करके देख लेना, सेम आंसर आएगा जो ये अपन लोगों ने फाइंड आउट किया है, ठीक। और इसके अलावा एक और शानदार तरीका है जिसको अपन लोग कमिंग क्लासेस के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। हालांकि जब भी इस टाइप का कोई भी डेरिवेशन करने के लिए आएगा तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इंटीग्रेशन का यूज़ करके कैसे करते हैं। तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने सारा प्रोसेस बता दिया है आपको, ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आप इसको करके देखो। अगर नहीं आता है तो लाइव क्लास में जब मैं आऊँगा उस समय आप इसको बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा इसको, ठीक है, कैसे करते हैं, ठीक। और दूसरा तरीका, एक और तरीका है, उसको वो बिल्कुल आसान तरीका है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब देखो, इनफाइनाइट सीट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं उसको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। प्रैक्टिकली कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर मैं देखूं तो सारी चीज़ें रिलेटिव होती हैं, नथिंग इज़ इनफाइनाइट, ठीक है, कोई भी चीज़ इनफाइनाइट नहीं होती है। तो इनफाइनाइट को यहाँ पर मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा, ऐसे समझो कि जैसे कोई भी एक सीट मैंने यहाँ पर ये रखी हुई है, ठीक है, सीट है, ठीक है, ये जो किस प्लेन के अंदर है, अगर मैं यहाँ से वर्टिकली सीट जो आपके पास स्क्रीन है, स्क्रीन से ऊपर की तरफ, ठीक है, एक प्लेन ड्रॉ करूँ तो उस प्लेन के अंदर एक सीट रखी हुई है, ठीक, ये मैंने एक फाइनाइट ले रखी है, ठीक। अगर मान लेता हूँ कि एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, कंसिडर करता हूँ, यहाँ से ये डिस्टेंस जो भी है मान लेते हैं d है, ठीक, और इसकी जो भी लेंथ है वो l है, ठीक। तो इसके लिए अगर मैं ये कहता हूँ कि d और l आपस में कंपेरेबल हैं, यानी इसको कंपेयर कर सकता हूँ, उस केस में ये फाइनाइट लेंथ होगी। जैसे जैसे d को मैं क्लोज करता जाऊँगा, इस पॉइंट को क्लोज करता जाऊँगा, ठीक। जब ये बहुत क्लोज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगी, यहाँ पर कहीं पॉइंट आ जाएगा, उस केस में देखो कि ये जो डिस्टेंस मिलेगी, ये डिस्टेंस बहुत छोटी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द लेंथ, ठीक है कि नहीं, एज़ कम्पेयर टू द लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी। उस केस में मैं बोल सकता हूँ, अगर ये कंडीशन है d इज़ मच लेसर देन द लेंथ l, उस केस में बोल सकता हूँ कि दिस सीट कैन बी कंसिडर्ड एज अ इनफाइनाइट सीट, ठीक है, फॉर दिस पॉइंट, इस छोटे से पॉइंट के लिए, इस बहुत क्लोज पॉइंट के लिए ये इनफाइनाइट सीट की तरह अपन लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो ये इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होता है कि कैसे करते हैं इसमें, ठीक है कि नहीं। अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास दो लार्ज शीट गिवन है, ठीक है ना, इस तरीके से रखें, एक लार्ज शीट ये है,
एक लार्ज शीट ये है, इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्यू एंड आर। एक पी पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, क्यू पॉइंट ये दे रखा है और आर पॉइंट ये दे रखा है। इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। करते हैं। तो ध्यान रखें, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो जितने भी चार्ज हैं सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर आता है। लार्ज शीट का मतलब है कि बहुत ये जो डिस्टेंस है शीट से, ये वाली डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है, तब इसको मैं लार्ज शीट कंसीडर कर सकता हूँ, अदरवाइज नॉट। लार्ज शीट मैंने बोल दिया है, इसका मतलब आपको कंसीडर यही करना है कि शीट की जो यूनिफॉर्मली लार्ज शीट है, इन्फिनिट शीट है, ठीक है ना, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखो, जैसे मुझे देखना है पॉइंट पी के लिए, ठीक, एट पॉइंट पी पॉइंट के लिए देखता हूँ कि आपके पास एक शीट है, ठीक, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये प्लस 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 हर जगह सेम है, और इस पर माइनस 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 ये आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से चार्ज आ रहा है। इस पर जो हमारे पास गिवन है, ये टोटल चार्ज गिवन है प्लस क्यू के बराबर और इस पर माइनस क्यू के बराबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया गिवन है इसका शीट का, तो इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा 1 कैन बी रिटन एज क्यू टोटल चार्ज अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको सिग्मा बोल सकता हूँ, तो सिमिलरली अगर इसके लिए चार्ज डेंसिटी देखूँ तो ये हमारे पास माइनस सिग्मा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, क्योंकि चार्ज क्वांटिटी वाइज दोनों पर सेम है, ठीक है। अब देखो जैसे पॉइंट पी यहाँ पर है, तो इस पॉइंट पर दो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। एक मान लेते हैं कि शीट नंबर 1 एंड दिस इज द शीट नंबर 2। तो शीट नंबर 1 ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे डायरेक्शन में ना, फार फ्रॉम द शीट की तरफ आएगा, यानी इसकी वजह से देखूँ तो इस पॉइंट पर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखते हैं शीट नंबर 2 की वजह से। अब शीट नंबर 2 की वजह से दिख रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इस शीट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। और क्योंकि सिग्मा हमें पता है, अगर मान लो तो शीट के अवे डायरेक्शन में लेते तो माइनस सिग्मा रखते, माइनस अपने आप इंडिकेट कर दिए, क्योंकि यहाँ पर से मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी बोल रखी है किस डायरेक्शन में होगी, है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एट पॉइंट पी कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पी पॉइंट के लिए, ठीक है। सिमिलरली मैं लिखूंगा पॉइंट आर के लिए, ठीक है, पी क्यू पॉइंट के लिए। तो क्यू पॉइंट पर अगेन वायर हमारे पास एक शीट नंबर 1 एंड शीट नंबर 2। तो शीट नंबर 1 की वजह से, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज दे रखा है, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है, ये इस पर माइनस चार्ज है, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगा और ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से दिख रहा है कि नेट जो फील्ड आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट क्यू इज इक्वल टू 0, दिख रही है कि नहीं, क्योंकि एक तरफ ये प्लस में है, एक तरफ माइनस में है, दोनों का सम मिला करके 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आर पॉइंट पर देखूं, तो आर पॉइंट पर अगेन इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से शीट नंबर 2 की वजह से नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगेन मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट पॉइंट आर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर लार्ज शीट है, लार्ज शीट पर एक पर प्लस चार्ज है, दूसरे पर माइनस चार्ज है, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि लार्ज शीट की वजह से अगर दो शीट रखें, एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज है ना, क्वांटिटी वाइज सेम है, तो सिर्फ उनके इन बिटवीन रीजन में, इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो भी कांस्टेंट आ रहेगा, और वो कांस्टेंट कितना है, ये है। आउटसाइड रीजन किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है ना। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसका यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट का जाकर के आगे, कि कोई भी हमारे पास सीट दे रखी है, लार्ज सीट है, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है।
तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, ठीक, इस किसी इनसाइड किसी भी पॉइंट पर देखें तो ध्यान रखना ये प्लस है, ये तो प्लस की वजह से इधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसी डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा। और इस रीजन के अंदर कांस्टेंट, किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसकी सॉरी यहाँ उल्टी वैल्यू लिख दी मैंने, ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है, इन बिटवीन द प्लेट्स। और सिग्मा की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू कितनी है पर क्यू अपॉन ए के बराबर, तो इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको इन टर्म्स ऑफ सिग्मा की टर्म्स में याद रखेंगे तो आसान रहेगा याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है, इसमें 3 लार्ज शीट्स गिवन है, ठीक है नहीं, कितनी शीट है यहाँ पे, 3 लार्ज शीट्स, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया अपने गिवन है कैपिटल ए, और इस पर चार्ज दे रखा है माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू। तो इन शीट्स की वजह से अपने को बताना है पॉइंट पी पर, क्यू पर, आर पर एंड एस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक का इफेक्ट अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूँ कि इसमें चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में, डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में अगर देखता हूँ तो और मान लेता हूँ कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक है ना। तो इस पर जो हमारे पास शीट, मैं इसको शीट नंबर दे देता हूँ, दिस इज द शीट नंबर 1, दिस शीट नंबर 2 एंड शीट नंबर 3। तो शीट नंबर 1 पर जो चार्ज डेंसिटी है इसको मैं सिग्मा लिख सकता हूँ, शीट नंबर 2 पर 2 सिग्मा लिख सकता हूँ, इस पर -3 सिग्मा लिख सकता हूँ कि नहीं, इस तरीके से अपन लोग सिग्मा लिख सकते हैं इस पर, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन ए के बराबर। अब पी पॉइंट पर देखते हैं, एट पॉइंट पी पॉइंट पर देखते हैं। तो पी पॉइंट पर देखेंगे तो पी पॉइंट पर जैसे मैं बना देता हूँ, यहाँ पर 3 शीट्स हैं इस तरीके से, इस पर ये सिग्मा है, ठीक है, माइनस सिग्मा, सॉरी ये माइनस सिग्मा और ये 2 सिग्मा और -3 सिग्मा इस तरीके से है। और पॉइंट पी यहाँ पर है, तो इस पॉइंट पर किस किस की वजह से आने वाला है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 एंड शीट नंबर 3, इन तीनों की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना कि शीट की वजह से कितनी डिस्टेंस पर है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ऑलवेज उसकी चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है। तो शीट नंबर 1 की वजह से अगर मैं देखूँ, मान लेते हैं शीट नंबर 1 की वजह, इस पर कितना चार्ज डेंसिटी है, माइनस सिग्मा, यानी इसकी वजह से इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखता हूँ शीट नंबर 2 की वजह से, तो शीट नंबर 2 की वजह से अगर मैं देखूँगा तो क्योंकि ये यहाँ पर ये प्लस है, तो प्लस से यानी शीट से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन कितना होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू इटसेल्फ 2 सिग्मा है, तो आ जाएगा ये 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या चाहो तो इसको इतना ही रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। अब हमारे पास शीट नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक। हमारे पास ये रही शीट नंबर 3, इस शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक, नेगेटिव चार्ज की वजह से शीट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो भी आ जाएगा इस डायरेक्शन में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह यहाँ पर 3 सिग्मा है तो आ जाएगा ये 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस किस लिए नहीं लिखा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी इन्वॉल्व कर रखी है माइनस साइन की वजह से, ठीक है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कैन बी रिटन एज, इस डायरेक्शन में हमारे पास ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 2 एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा ये 3 सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको एक्सप्रेशन को मैंने ऐसा किस लिए लिखा है, उसका एक रीज़न है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर देखा, ध्यान से देखें हम, तो हो क्या रहा है कि जब मैं पॉइंट पी की बात कर रहा हूँ तो इस पॉइंट पर अगर देखें तो ये क्या है, इस पॉइंट का ये नेट चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपने क्या किया है कि आपने इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया है। अगर मैं ये कहता हूँ कि इसके इस तरफ अगर मैं देखूँ तो नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस पर फ़र्क पड़ता ही नहीं है,
डिस्टेंस का फ़र्क पड़ता ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसकी जगह तीनों को हटा करके एक सीट रख दूं यहाँ पर, जिस पर एक ये माइनस सिग्मा और ये 2 सिग्मा और -3 सिग्मा, तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा -2 सिग्मा के बराबर की सीट। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया P। इसकी वजह से अगर मैं देखूँ तो माइनस सिग्मा है, तो माइनस सिग्मा की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और कितना आ जाएगा, ये 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। आपने क्या किया है, इन तीनों को जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनको ऐड कर दिया है। ठीक है, और इसको सिर्फ एक सीट से रिप्लेस कर दिया है मैंने। और अगर मैं यहाँ से भी देखूँगा तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा ये 4 सिग्मा और -2 सिग्मा, यानी हमारे पास आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन पता ही है अपने को कि डायरेक्शन इसकी किधर आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, नेट इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। क्या सेम दोनों का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, ये और ये अगर मैं देखूँ तो एकदम सेम रिजल्ट आ रहा है। यानी कि हमें अलग अलग निकालने की भी ज़रूरत नहीं है कि एक साइड पर, इस पॉइंट के दूसरी साइड पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसको ऐड करो, वो एक सीट मान लो, उसको ख़त्म करो, आंसर आ जाएगा सिंपली। ठीक, सिमिलरली अब बात करते हैं पॉइंट क्यू के लिए। तो पॉइंट क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर ये पॉइंट 1 और 2 के बीच में दे रखा है, तो मैं वापस से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक, ये शीट है हमारे पास, शीट नंबर 1, 2 एंड 3। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, इस पर 2 सिग्मा और इस पर -3 सिग्मा। ठीक, पॉइंट P यहाँ पर है, सॉरी Q यहाँ पर पॉइंट है। ठीक, इसमें वापस से शीट नंबर 1 की वजह से देखता हूँ तो ये हमारे पास माइनस है, माइनस की वजह से सीट की तरफ ही आएगा, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से सीट से दूर की तरफ आएगा, तो ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में और ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वजह से अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास ये -3 है, तो माइनस की वजह से इस सीट की तरफ ही आएगा और ये आ जाएगा 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइंट क्यू पर अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा ये ये आ जाएगा अपने पास 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा अपने पास 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस डायरेक्शन में अपने पास गिवन है कितना, ये 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू इज इक्वल टू 0। अब इसको अल्टरनेटिवली कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे ये पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट क्यू है। ठीक, अब देखो मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट के इस तरफ वाली जितनी भी सीट हैं उसको सिर्फ एक सीट से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक, इस तरफ हमारे पास 2 सीटें हैं, सीट नंबर 1, 2 एंड 3, और इस पर है हमारे पास 2 सिग्मा, इस पर -3 सिग्मा। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक टोटल चार्ज डेंसिटी आएगी, दोनों को ऐड करूँगा तो ये माइनस सिग्मा बचेगा, और एक सीट इधर है हमारे पास और इस पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। ठीक, तो पॉइंट P पर अगर बात करूँगा तो P पर दोनों की वजह से देखें तो ये माइनस सिग्मा है और ये भी माइनस सिग्मा है। ठीक, तो इस प्लेट की वजह से क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है तो इस तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर मैं इस प्लेट की वजह से देखूँ तो ये भी हमारे पास चार्ज माइनस है। ठीक है ना, तो इस प्लेट की तरफ आएगा, वो हो जाएगा, ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से दिख रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q इज इक्वल टू 0, दिस इज सेम एज दिस वन। या तो इंडिविजुअली देखो या फिर आप पॉइंट के दोनों तरफ देख लो कितना इफेक्टिव सिग्मा आ रहा है, वहाँ से भी कर सकते हैं। सिमिलरली पॉइंट R और S पर मैं यहीं से डायरेक्टली कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, पॉइंट R पर और पॉइंट S पर। ठीक, ये हमारे पास ये R है और ये S है। ठीक, तो एक साथ में दोनों के लिए फिगर ड्रॉ करूँगा, एक साथ में ही बना दूंगा, उसके लिए दोनों के लिए कितना आएगा। तो ये रहेगा हमारे पास एक प्लेट, सेकंड प्लेट एंड थर्ड प्लेट। इस पर माइनस सिग्मा, इस पर 2 सिग्मा और इस पर -3 सिग्मा। ये पॉइंट है R और ये पॉइंट है S। P और Q पर निकाल चुके हैं और R और S पर निकालना है अपने को। तो सबसे पहले मैं इफेक्टिवली देखूंगा इधर ये कितना आने वाला है। ये इफेक्टिवली अगर R पॉइंट के लिए देखूंगा तो ये आ जाएगा अपने पास सिग्मा के बराबर, और इधर हमारे पास -3 सिग्मा,
तो इधर वाले पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है इस पर, वो आ जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इफेक्टिव हमारे पास पॉजिटिव सिग्मा आ रहा है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर -3 सिग्मा है, ठीक। तो इस माइनस की वजह से इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इफेक्टिव हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर कैन बी रिटन एज, दोनों को सम करेंगे तो हो जाएगा ये 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड कैन बी रिटन एज 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अब मैं पॉइंट एस पर देखने वाला हूँ। तो सारे के सारे प्लेट्स इस डायरेक्शन में हैं, तो इफ़ेक्टिवली अगर मैं टोटल देखूँ तो इन सब का सब मिलाकर के जो सिग्मा आने वाला है, ये माइनस सिग्मा, ये 2 सिग्मा और -3 सिग्मा, दिस इज इक्वल टू -2 सिग्मा, ठीक है ना। एक प्लेट -2 सिग्मा की इधर कंसिडर कर सकते हैं, तो क्योंकि ये माइनस साइन आ रहा है, ये तो प्लेट की तरफ ही आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एस कैन बी रिटन एज, सिग्मा अपने को पता है कितना है, 2 सिग्मा -2 सिग्मा, यानी तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, द आंसर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से अपन लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है किसी भी पॉइंट पर, इन बिटवीन या आउटसाइड द प्लेट, कहीं पर भी।